आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर गांव में एक आदमी राम औजार चक्की वाला रहता था। पूरा गांव अपना अपना आटा उसी से पिसवाते थे। राम औजार का एक छोटा सा परिवार था। एक बीवी, 2 बच्चे और उसकी एक बूढ़ी माँ। राम औजार अपनी पत्नी अंजना, अपनी सासू माँ की बहुत ही ख्याल रखती थी। उसके साथ ही साथ अपने बच्चों की पढ़ाई भी करवा लेती। राम औजार के साथ जाकर कभी खेतों का काम करती तो कभी चक्की पर आकर उसकी मदद करने की सोचती। पर राम औजार उसे कभी भी चक्की पर हाथ नहीं लगाने देता। बड़े प्यार से कहता कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी से थोड़ी ना काम करवाऊंगा, वो भी ऐसी जगह जहां से लक्ष्मी माँ की कृपा मुझ पर बरसती हो। कभी कभी खेतों के काम से लौटकर चक्की का काम संभालना राम औजार के लिए मुश्किल होता था। उस वक्त अंजना हमेशा यही सोचती थी कि काश वो भी कर सकती आटा पीसने का काम, तो राम औजार की मदद हो जाती। जो भी था, दिन हंसते खेलते गुजर रहे थे। फसल भी अच्छी हो रही थी और चक्की का काम भी अच्छा चल रहा था। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता से राम औजार के और उसके परिवार के ऊपर भी बड़ी कृपा थी। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। काम ज्यादा पड़ने पर रात दिन एक कर देता। दिवाली नजदीक आ रहे थे। लोगों को अपने अपने घरों में बहुत सारे पकवान बनाने थे, जैसे कि बेसन के लड्डू, गोल गोल चकली, सेव पापड़ी और भी कई सारी चीजें। इन सब के लिए लगने वाला आटा गांव की औरतें राम औजार के पास ही पिसवाते थे, क्योंकि उसे पता था कौन सा आटा कितना बारीक पीसना है और कौन सा आटा दरदरा। राम औजार अपनी पूरी लगन से काम करता। काम बढ़ जाने की वजह से वो दिन रात काम कर रहा था। सोने का वक्त भी उसे नहीं मिलता था। एक रात जब अंजना राम औजार के लिए खाना लेकर चक्की पर आई तो उन्होंने कहा, 2 रोटी खा लो, उसके बाद काम कर लेना। राम औजार, जो कि तैयार नहीं हुआ, उसने कहा, काम बहुत बढ़ गया है, दिवाली नज़दीक आ गई है और सभी को अपना अपना आटा चाहिए। अगर आज रात तक मैंने सारा आटा तैयार नहीं किया तो लोगों के घर में पकवान कैसे बनेंगे। और फिर पत्थर लेकर अपनी मशीन पर टनटनाने लगा। उसी वक्त अंजना ने राम औजार को हाथ पकड़कर बाहर खींच कर लाया और कहा, 2 रोटी खा लो, तब तक ये टन का काम मैं करती हूँ। आटा ही तो पीस रहे हो, कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम घर पर भी पीस लेते हैं। राम औजार हंसने लगा। उन्होंने कहा, देखो मैंने ये चना दाल डाल दिया है, बस तुम पत्थर को ऐसे रगड़ते रहना ताकि कहीं आटा चिपक ना जाए। मैं फटाफट 2 रोटी खा लेता हूँ और फिर आ जाऊँगा। राम औजार ने बाल्टी से पानी निकालकर हाथ मुंह धोया, रोटी का गट्ठर खोलकर सब्जी रोटी खाने लगे। इतने में ही उन्हें किसी ने पीछे से आवाज़ दी, अरे ओ राम औजार, तनिक यहाँ आओ यार, देखो अंधेरी की वजह से ठेला कीचड़ में धंस गया है, भाई जरा हाथ लगा दो। राम औजार ने अपनी रोटी वहीं रखी और चला गया ठेले वाले की मदद करने। जैसे तैसे कीचड़ से ठेला बाहर निकाला। राम औजार ठेले वाले से बात करने लगे। दिवाली के दिन थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बस उसी की बातें हो रहे थे। यहाँ अंजना ने पूरी दाल पीस ली थी। उसने सोचा दूसरा थैला भी डाल देती हूँ, राम औजार आएगा तो खुश हो जाएगा। और वैसे भी ये कितना आसान काम है। इतना सोचकर वो जैसे ही अगला थैला लेने के लिए झुकी, अंजना की साड़ी पट्टे में लिपट गई। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, पर खुद मोटर से टकरा गई
और उनके शरीर के चीथड़े चीथड़े होकर चक्की घर में पूरी तरह से फैल गया। पूरा चक्की घर सफ़ेद आंटों पर लाल लाल खून के निशान से रंग गया था। बहुत ही भयानक मंजर था। राम औजार लौट कर आया और जैसे ही उसने रोटी हाथ में ली और अंदर की तरफ आवाज़ लगाते हुए बोला, हो गया क्या? जैसे ही उसने अपनी नज़र फिराई वो भौचक्का होकर देखने लगा। ज़ोर ज़ोर से छाती पीट पीट कर रोने लगा। चक्की चले जा रहे थे और खून के छींटे उड़ रहे थे, लेकिन अंजना के जान कब की जा चुकी थी। आज अंजना को मरे हुए 7 साल हो गए हैं और आज भी जब दिवाली के 3 दिन पहले राम औजार खाना खाने बैठता है तो बंद चक्की भी अपने आप ही चलने लगती है। अपने आप ही उसमें से आटा निकलने लगता है और अचानक से चारों ओर एक चीख गूंजती है और पूरा चक्की घर लहूलुहान हो जाता है। पिछले कई सालों से राम औजार दिवाली में आटा नहीं पीसता, बल्कि 10 दिन अपनी चक्की को बंद ही रखता है। फिर भी यह घटना ज्यों की त्यों ही घटती जा रही है। आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। अंजना तो 7 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर दिवाली से 3 दिन पहले क्या उसकी आत्मा हमेशा इस चक्की पर मरती है? आखिर क्यों होता है चक्की पूरी तरह से लहूलुहान? क्या उसके खून के कतरे आज भी वहाँ होने का एहसास दिलाते हैं? पर आज भी लोग कहते हैं कि दिवाली से पहले वो आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। विमल स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। शाम के 4 बजे की ट्रेन थी, पर शायद आज कुछ लेट थी और 10 मिनट लेट होने के बाद ट्रेन अब आ चुकी थी। यात्रियों की भीड़ तुरंत ही ट्रेन की तरफ लपक पड़ी। ये इतने सारे लोग रोज के रोज कहाँ जाते हैं? विमल बुदबुदाया और अपनी बोगी की ओर चल पड़ा। उसकी बोगी थी S1, सीट नंबर 30। विमल ने अपनी सीट खोजी और उस पर अपना सामान रख दिया। ऊपर वाली, वो हमेशा से ही ऊपर वाली सीट ही खोजता था। बोगी में उस टाइम की भीड़ थी। लोग अपने सीट खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। काफ़ी शोरगुल था, पर धीरे धीरे ये शोरगुल शांत हो गया। ट्रेन भी अब चल दी थी। विमल ने अपने सहयात्रियों पर नज़र डाली। यात्रियों में 2 खूबसूरत लड़कियां थी और एक अधेड़ उम्र के अंकल थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी और एक जवान जोड़ा भी था जिनके साथ उनका 4 साल का बच्चा था। बगल वाली सीट पर एक और अंकल भी थे। ट्रेन अपनी पूरी गति में थी। अचानक ही कोने वाले उन अंकल की नज़र बोगी में चिपके एक इश्तिहार पर गई, जिस पर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि के छुटकारे की बात कही गई थी। कोने वाले अंकल, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, उन्होंने बात करने की गरज से दूसरे अंकल, जिनका नाम रोशन था, उनसे कहा, ये बाबाओं लोगों ने तो देश का सर्वनाश कर दिया है। भोली भाली जनता का हमेशा शोषण करती रहती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन बाबाओं ने तो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना दिया है। झाड़ फूक के नाम पर, टोना टोटका के नाम पर इन्होंने भोले भाले लोगों को पैसा लूटना शुरू कर दिया है। सिर्फ अनपढ़ और गवार नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों की खबर आई थी कि कैसे एक सरकारी अधिकारी ने गड़े धन के लालच में एक तांत्रिक के कहने पर किसी मासूम बच्ची का कत्ल करवा दिया। ऐसी और भी खबरें आती रहती हैं। रोशन जी ने तहश में आकर कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। एक लड़की ने उनका समर्थन किया। आजकल ऐसे बाबाओं की भरमार हो गई है।
सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक लड़का जो दूसरी बोगी में था बातचीत में शामिल होने के लिए इस बोगी में आ गया था। आजकल तो ऐसी बाबाओं का चलन सा हो गया है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किस भूत प्रेत या चुड़ैल की बात करते हैं, जबकि भूत प्रेत ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि भूत प्रेत और चुड़ैल ये सब बिल्कुल झूठ है। बाबा या तांत्रिक गलत हो सकते हैं, पर भूत प्रेत ये सच में होते हैं, आप इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं। विमल ने उस लड़के को टोका। बेटा तुम तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, फिर भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा क्यों? सामने बैठे अंकल ने विमल से आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा। अंकल, मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। बाबाओं और तांत्रिकों का विरोध किया करता था। भूत प्रेतों, ऊपरी साया, जिन, ये सबको बकवास माना करता था। पर कहते हैं ना कि जिसके साथ होती है वही समझ पाता है। जब मुझ खुद पर एक प्रेत का साया पड़ा तब मुझे उन सब बातों पर विश्वास हो गया। और जिन तांत्रिकों की आप बुराई कर रहे हैं ना, उन्हीं तांत्रिकों में से एक की वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी भूत प्रेत, जिन, ये सब पर विश्वास होने लग जाएगा। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सामने बैठे लड़के ने कहा, जिसके बाद विमल ने बताना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं इंटर के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया था। इसके लिए मैंने एक नामी गिरामी कॉलेज में एंट्री का फैसला लिया। मुझे कॉलेज जाने की जितनी खुशी थी उतना ही दुख घर से दूर होने का भी था। एडमिशन के बाद मैंने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया। मुझे रूम अलॉट हुआ, रूम नंबर 102। मुझे 2 रूम पार्टनर भी मिले, सोमेश और ब्रिजेश। दोनों ही मेरे ही ब्रांच से थे। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मेरी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी थी। कॉलेज और हॉस्टल में मेरे कई दोस्त बन चुके थे। उन्हीं में से मेरा एक दोस्त था दीपक। दीपक कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, ना ही ज़्यादा मजाक करता था, और लोग यहाँ मजाक मस्ती के मूड में रहा करते थे। वो पता नहीं कहाँ किन ख्यालों में खोया रहता था। पता नहीं मेरे से ज़्यादा नहीं बोलने वाले लड़के से दोस्ती कैसे हो गई। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इस वजह से मैं उसके टच में ही रहा करता था। धीरे धीरे मुझे उसके बारे में एक बात पता चली। दीपक की रुचि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, भूतिया जगहों, इन सब में ज़्यादा थी। और वो मुझे हमेशा किसी न किसी भूतिया जगह के बारे में बताता रहता था और हमेशा ही भूत प्रेत, जिन्न के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता था। एक दिन मैं और कुछ लड़के हॉस्टल की छत पर बैठे हुए थे। हमारे साथ दीपक भी था। हमारे बीच ऐसे ही बातचीत हो रही थी। अचानक ही हमें छत पर किसी और के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? मैं चिल्लाया। उधर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। हमने सोचा हमारे बैच का ही कोई लड़का सीढ़ियों पर छुपा हुआ है और हमें परेशान कर रहा है। लगता है कि सोमेश होगा, मेरे एक दोस्त ने कहा। मैं देख कर आता हूँ, मैंने कहा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, रुक, मैं भी साथ चलता हूँ। हम दोनों सीढ़ियों पर जाकर देखें, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अभी तो किसी के सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आ रहे थे। हम सब ने सोचा कि शायद ये हमारे मन का वहम होगा या कोई लड़का आकर चला गया होगा। उसके कुछ देर बाद हमें एक साया छत पर टहलता हुआ दिखाई दिया। हम सभी लोग चौंक गए क्योंकि अभी तक तो वहाँ कोई नहीं था। फिर ये कौन आ गया? वो साया टहलते टहलते छत के किनारे चला गया। अरे कौन है भाई? छत से कूदने का इरादा है क्या?
धीरज चिल्लाया। धीरज की बात पर हम सभी हंसने लगे। अचानक ही वो साया सच में छत से कूद गया। हम सभी लोग किनारे की ओर दौड़े और नीचे झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखी, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी लोग दौड़कर नीचे गए और पूरे हॉस्टल में हल्ला कर दिया कि कोई नीचे कूद गया है। सभी लोग हमारे साथ हो लिए और जिस जगह पर वो साया गिरा था वहां पर पहुंचते ही हमें गहरा सदमा लगा। उस जगह पर कोई नहीं था। हम सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहाँ कोई गिरा है? क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हो? वार्डन ने हम चारों को डांटा, पर हम चारों हैरान थे। एक लोग को गलतफहमी हो सकती है, पर चारों को एक ही गलतफहमी कैसे हो सकती है? हम चारों ने वार्डन से माफ़ी मांग ली और फिर हम चारों अपने रूम में आ गए। वो सब क्या था किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर हम सब ने अपनी आंखों से देखा था कि कोई तो छत से कूदा ज़रूर था। खैर, मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ आनी थी। जैसे ही आंखें बंद करता वैसे ही एक भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैंने अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा ताकि मुझे नींद आ जाए। फिर धीरे धीरे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब हम लोग मेस पर खाना खा रहे थे तब दीपक ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है और अकेले में। मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात है कि वो मुझे अकेले में बताना चाहता है। हम दोनों ऐसी जगह पर गए जहाँ कोई नहीं आता था। दीपक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे एक बात बतानी है। कल रात तुमने मुझसे पूछा था ना कि कल रात में मैं सीनियर के रूम में क्यों गया था। हाँ यार, तूने तो बता दिया ना कि उनसे कोई किताब लेने गया था। बात ये नहीं है, कल रात की घटना के बाद मुझे एक सीनियर ने अपने रूम पर बुलाया था और ये कहा कि हो सके तो छत पर कम जाया करो और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस पर मैंने दीपक से पूछा, पर ऐसा क्यों? तो दीपक ने कहा, दरअसल यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो लोगों को परेशान करती है, इसलिए जितना हो सके छत पर ना ही जाया करो। उन्होंने ये भी बताया कि इस हॉस्टल के साथ कई घटनाएं घट चुकी है, पर इस हॉस्टल का नाम बदनाम ना हो इसलिए इस बात को छिपाया जाता है। जो घटना कल रात में घटी थी वैसी ही घटनाएं कई बार घट चुकी है और इसके पीछे भी एक कारण होगा। ये सारी बातें दीपक ने मुझसे कही। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैं कभी भी हॉस्टल की छत पर नहीं गया। मगर फिर मुझे नींद आने में बहुत परेशानी होने लगी। अजीब अजीब सपने आते थे। मैंने ये बात दीपक से कही तो फिर उसने मुझे एक तांत्रिक के पास से एक ताबीज ला कर दी और उसे पहने रहने को कहा। मैंने जैसे ही वो ताबीज पहनी तो फिर उस दिन के बाद से मुझे कोई भी बुरे सपने नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।